आप जब कोई स्टॉक बाय करते हो तो एक्चुअली आप किस पर बेट कर रहे होते हो, बिजनेस पर या उस इंसान पर जो बिजनेस चला रहा है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में 180 प्लस लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिनका कोई प्रमोटर ही नहीं है। इनफैक्ट जायंट्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एलएनटी के भी कोई प्रमोटर नहीं है, फिर भी ये इंडिया के बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स बने हैं। तो सवाल ये है कि इन्वेस्टर के लिए बेटर क्या होता है, प्रमोटर लेड कंपनीज या प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। क्योंकि एक तरफ प्रमोटर का स्किन इन द गेम होता है और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। और ऑनेस्टली ये डिफरेंस समझना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एग्जैक्टली यही ब्रेक डाउन करेंगे, प्रमोटर लेड और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज के रियल डिफरेंसेस एक्चुअल स्टॉक एग्जांपल्स के साथ। और एंड में हम ये भी समझेंगे कि न्यू एज स्टार्टअप्स का स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीटली अलग इवॉल्व हो रहा है। पर वीडियो शुरू होने से पहले हमें कमेंट्स में बताइए कि आप पर्सनली प्रमोटर लेड कंपनीज प्रेफर करते हो या प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज, और एंड तक देखिए, शायद आपका आंसर चेंज हो जाए। चलिए अब सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग प्रमोटर वो होता है जो कंपनी के ऑपरेशंस और डिसीजंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। आईपीओ के टाइम पर प्रमोटर डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होते हैं और प्रमोटर्स को जनरली मिनिमम 20% कंट्रीब्यूशन मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें लॉक इन पीरियड भी होता है। सिंपल वर्ड्स में प्रमोटर यूजुअली वो इंसान या फैमिली होती है जिसने कंपनी बिल्ड की होती है और जिसकी कंपनी में सिग्निफिकेंट ओनरशिप होती है। वहीं प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज में ऐसा डोमिनेंट प्रमोटर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, बोर्ड्स और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स ही रन करते हैं। अब प्रमोटर एड कंपनीज का सबसे बड़ा एडवांटेज समझिए, स्किन इन द गेम। जब प्रमोटर का खुद का मीनिंगफुल पैसा कंपनी में लगा होता है तो डिसीजंस काफी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डाउन साइड भी उन्हीं को ही डायरेक्टली बियर करना पड़ता है। इसी वजह से प्रमोटर लेड कंपनीज कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म बेट्स ले पाती हैं जो प्रोफेशनल मैनेजर शायद ना ले। बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब जियो लॉन्च हुआ था तब रिलायंस ने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया एक ऐसे बिजनेस में जहां लगभग 2 साल तक कोई मीनिंगफुल रेवेन्यू ही नहीं था। टावर्स बन रहे थे, स्पेक्ट्रम खरीदा जा रहा था और करोड़ों यूजर्स को फ्री डेटा दिया जा रहा था। शॉर्ट टर्म में ये मूव इरैशनल लग रहा था, लेकिन मुकेश अंबानी की रिलायंस में रफली 50% ओनरशिप थी। मतलब डाउन साइड भी उनका और अपसाइड भी उनका। और आज जियो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर बन चुका है और रिलायंस के ग्रोथ का बिगेस्ट ड्राइवर है। वहीं प्रोफेशनल सीईओज का टेन्योर लिमिटेड होता है, उनका कॉम्पनसेशन और रेपुटेशन ऑफन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है, इसलिए कई बार वो एक्सट्रीमली अग्रेसिव लॉन्ग टर्म बेट्स अवॉइड करते हैं। प्रमोटर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा पेशेंस दिखा पाते हैं बिकॉज अपसाइड भी उनका है और डाउन साइड भी उन्हीं का है। इसलिए प्रमोटर लेड स्ट्रक्चर्स कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। रिलायंस ने लिस्टिंग के बाद रफली 11,500% रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स प्रमोटर होल्डिंग भी क्लोजली ट्रैक करते हैं। हायर प्रमोटर ओनरशिप ऑफन हायर कन्विक्शन सिग्नल करता है, लेकिन एक्सेसिवली हाई कंट्रोल विदाउट चेक्स कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। अब प्रमोटर लेड स्ट्रक्चर का एक और पावरफुल एडवांटेज होता है विच इज लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी। एग्जाम्पल है विप्रो। कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि विप्रो ओरिजिनली एक वेजिटेबल ऑयल कंपनी थी, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। 1990s में अजीम प्रेमजी ने सॉफ्टवेयर अपॉर्चुनिटी देखी और कंपनी को प्रॉफिटेबल ऑयल बिजनेस से आईटी सर्विसेज की तरफ शिफ्ट कर दिया। उस टाइम इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इटसेल्फ अनप्रोवन थी, लेकिन प्रमोटर कन्विक्शन और पेशेंस की वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ। आज विप्रो का रेवेन्यू 90,000 करोड़ से ऊपर है और मार्केट कैप रफली 2.1 लाख करोड़ के अराउंड है। ये लॉन्ग टर्म बेट सिर्फ प्रमोटर लेड स्ट्रक्चर ही सस्टेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आईसीआईसीआई बैंक एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है जहां कोई प्रमोटर नहीं है और 2009 में अपॉइंटेड उनकी फॉर्मर सीईओ चंदा कोचर का आईसीआईसीआई में मीनिंगफुल पर्सनल स्टेक नहीं था। उनके इंसेंटिव, सैलरी, बोनस और करियर ग्रोथ पर बेस थे। जब बैंक ने 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन अप्रूव किया, उसके बाद एलिगेशन है कि 64 करोड़ उनके हस्बैंड से लिंक कंपनी में ट्रांसफर हुए थे। यहाँ उनका पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला गया और डिसीजन मेकिंग में अलाइनमेंट नहीं रहा। एंड एज एक्सपेक्टेड बाद में ये लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया और नुकसान शेयर होल्डर्स ने बेयर किया।
यहाँ लेसन ये नहीं है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स गलत होते हैं, बल्कि ये है कि जब टॉप लेवल पर पर्सनल फाइनेंशियल स्टेक नहीं होते तो मिस अलाइनमेंट का रिस्क बढ़ जाता है और उनका कॉस्ट अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेयर करना पड़ता है। पर हाँ, प्रमोटर लेड स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होते हैं। कभी कभी एक्सेसिव प्रमोटर कंट्रोल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट भी जा सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ प्लेजिंग। प्लेजिंग का मतलब होता है प्रमोटर्स अपने शेयर्स कोलैटरल रखकर लोन लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब स्टॉक प्राइस शार्पली गिरता है और लेंडर्स मार्जिन कॉल करते हैं। फोर्स सेलिंग का प्रेशर आता है और डैमेज रिटेल इन्वेस्टर्स भी बेयर करते हैं। इसलिए क्लीन प्रमोटर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए बजाज फाइनेंस में बजाज फैमिली रफली 55% होल्ड करती है और हिस्टोरिकली एक भी शेयर प्लेज नहीं हुआ है। सिमिलरली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में टाटा सन्स का अराउंड 72% स्टेक है और वहाँ भी क्लीन प्लेजिंग रिकॉर्ड रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का भी सिग्नल होता है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि ऑपोजिट केसेस में काफ़ी डैमेज होता है और हम इस डैमेज पर भी बात करेंगे वीडियो में आगे जाकर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अभी बस आप इतना समझ लो कि शेयर प्लेज करने से कंपनी का रिस्क ज़रूर बढ़ जाता है एंड इसका नुकसान वो इन्वेस्टर उठाते हैं जिनका इस डिसीजन से कोई लेना देना नहीं था। बजाज फाइनेंस और टीसीएस दिखाते हैं कि डिसिप्लिन प्रमोटर्स इस स्ट्रक्चरल रिस्क को अवॉइड करते हैं। अब प्रमोटर ओनरशिप पावरफुल तो होता है, लेकिन ये पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के साथ आता है तब वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो बेस्ट प्रमोटर भी अकेले नहीं कर पाते। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विद एल&टी। एल&टी इंडिया की एक ऐसी रेयर लार्ज ब्लू चिप कंपनी है जहां फाउंडिंग से ही जीरो प्रमोटर होल्डिंग रही है और इसी स्ट्रक्चर ने इसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंडली गवर्नेंस का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बना दिया है। एल&टी को 2 डैनिश इंजीनियर्स ने इंस्टीट्यूशन बनाने के इंटेंशन से स्टार्ट किया था और आज भी उसका रिफ्लेक्शन गवर्नेंस में दिखता है। हर मेजर डिसीजन एक ऐसे बोर्ड से पास होता है जहां मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए कमिटी अप्रूवल और पब्लिक डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। और जब 2023 में एएम नायक रिटायर हुए तो उनके सक्सेसर को स्ट्रक्चर्ड बोर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया गया, ना कि किसी पर्सनल या फैमिली कनेक्शन की वजह से। यहाँ डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है जिनका फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म वैल्यू पर होता है। ये दिखाता है कि बिना डोमिनेंट प्रमोटर के भी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन पॉसिबल है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ ये है कि एल&टी ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 30 सालों में नियरली 25,000% रिटर्न्स दिए हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि जेन्युइन वेल्थ बनाने के लिए प्रमोटर होना नेसेसरी नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड जनरेशन इशूज़। इंडियन बिजनेस हिस्ट्री में एक पैटर्न बार बार दिखता है पर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। जब प्रमोटर लेड कंपनीज में फाउंडिंग जनरेशन स्टेप बैक करती है और नेक्स्ट जनरेशन आती है तो धीरे धीरे इरोजन शुरू हो जाता है। बॉम्बे डाइंग, जो वाडिया फैमिली का एक रिस्पेक्टेड बिजनेस था, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ चेंजिंग मार्केट्स और लेगेसी बिजनेसेस के प्रेशर में स्ट्रगल करने लगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके जैसे कई प्रमोटर लेड बिजनेसेस ने सिमिलर ट्रैजेक्टरी फॉलो की है। पहली जनरेशन बिल्ड करती है, दूसरी जनरेशन ऑफन मोमेंटम पर चलती है या इम्पल्सिव डाइवर्सिफिकेशन करती है और तीसरी जनरेशन कई बार स्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं कर पाती है। वहीं एल&टी में ये इशू एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि हर लीडरशिप साइकिल में बेस्ट प्रोफेशनल को रोल दिया जाता है, लीनेज से नहीं बल्कि कैपेबिलिटी से, जिससे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रो विच इज़ प्रमोटर कॉन्सेंट्रेशन। DHFL रीसेंट टाइम का एक क्लियर एग्जाम्पल है जहां ये पता चलता है कि जब प्रमोटर के पास कंट्रोल हो और गवर्नेंस वीक हो तो क्या हो सकता है। वाधवान फैमिली ने कंपनी के पैसे को अपनी लिंक्ड एंटिटीज में डाइवर्ट किया, शेयर्स हेविली प्लेज किए और 2019 में जब कंपनी कोलैप्स हुई तो रिटेल इन्वेस्टर्स और एफडी होल्डर्स ने क्रोर्स का लॉस बुक किया बिना किसी क्लियर रिकवरी के। ये एक प्रमोटर कंट्रोल्ड सेटअप का फेलियर था जहां माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सेकेंडरी ट्रीट किया गया और कंपनी का बैलेंस शीट पर्सनल स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज हुआ। इस कोलैप्स ने एनबीएफसी सेक्टर में सिस्टमैटिक इम्पैक्ट क्रिएट किया और आरबीआई को रेगुलेशंस टाइटन करने पड़े। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो सिर्फ ब्रांड और हाई रिटर्न्स देखकर आए थे, उनके पास प्रोटेक्शन काफ़ी लिमिटेड था जब प्रमोटर्स ने अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। HDFC बैंक में कोई प्रमोटर नहीं है, इंस्टेड यहाँ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जैसे स्टेक होल्डर्स कंटिन्यूसली अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं।
बैंक आज 9.3 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर सर्व करता है, 20 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करता है और 12 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होल्ड करता है। इतने स्केल पर एक इंस्टीट्यूशन रन करने में हर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ओनरशिप इंस्टीट्यूशंस के पास है और क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल, हर रेगुलेटरी फाइलिंग और हर बोर्ड अपॉइंटमेंट पब्लिक स्क्रूटिनी में होती है। इसी अकाउंटेबिलिटी ने HDFC बैंक को डेकेड्स तक इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक बनाया है, और यही स्ट्रक्चर टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने में भी हेल्प करता है। ये थे पॉइंटर्स फॉर बोथ प्रमोटर लेड एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। पर यहाँ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि न्यू एज स्टार्टअप्स का इस पॉइंट पे क्या व्यू है। तो चलिए वो भी समझते हैं। आज के न्यू एज स्टार्टअप्स एक इंटरेस्टिंग हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं। टेक्निकली फाउंडर्स होते हैं, पर स्ट्रक्चर ज़्यादातर प्रोफेशनली मैनेज जैसा ही हो जाता है। जब स्टार्टअप शुरू होता है, फाउंडर के पास मेजर स्टेक होता है, लेकिन IPO तक आते आते सॉफ्ट बैंक्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के पास वो स्टेक ट्रांसफर हो जाता है। स्विगी, पेटीएम, लेंसकार जैसे एग्जाम्पल्स में फाउंडर्स का स्टेक आज सिर्फ सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट रेंज में रह गया है। पीयूष बंसल को तो IPO से पहले अपने ही शेयर्स वापस बाय करने पड़े ताकि 10% होल्डिंग मेंटेन कर सके। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये फाउंडर्स प्रमोटर टैग अवॉइड करते हैं और फाउंडर प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोटर होने पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, लॉक-इन्स और ESOP रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। फाउंडर टैग उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्रूटिनी कम होती है और वो अपना पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। सिंपल टर्म्स में न्यू एज फाउंडर्स कंपनी बिल्ड करते हैं, पर धीरे धीरे अपना रिस्क कम करते हुए ओनरशिप इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर कर देते हैं, जिससे कंट्रोल और इंसेंटिव्स का डायनेमिक कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब ये देखते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ कंपनी। तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो इंसान कंपनी चला रहा है, क्या उसका खुद का मीनिंगफुल पैसा रिस्क पर है? अगर कल स्टॉक 50% गिर जाए तो क्या उन्हें डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा? अगर प्रमोटर है और उसने शेयर्स प्लेज नहीं किए, रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स क्लीन है, तो वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट क्रिएट करता है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल मैनेजर जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंडर काम करता है, वो भी लार्ज, स्टेबल और हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकता है। पर सबसे बड़ा ग्रे जोन वो होता है जब फाउंडर का स्टेक सिर्फ 4 से 5% हो, पर कंट्रोल फिर भी उसके पास हो। यहाँ अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं होती। इसलिए लेबल्स पर नहीं बल्कि इंसेंटिव्स का अलाइनमेंट देखो, वही आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को सही डायरेक्शन देगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया, then please like this video, and for more such content please subscribe to the channel and also comment your views on this topic. See you in the next one. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.